अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। होप सो आप सारे ठीक होंगे। बाकी लोग कहाँ पे हैं? ओनली 19 आर प्रेजेंट। क्लास, आर यू लिसनिंग मी ना? बाकी लोग कब तक ऑनलाइन हो जाएंगे? ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैन यू कंफर्म कि बाकी लोग कब तक ऑनलाइन हो जाएंगे? ओनली 8 कैंडीज आर हेयर। ओके अली, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ओके, हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। किसी ने ज़हमत नहीं की होगी कि हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था थोड़ा बहुत देख लिया जाए कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या चीज़ होती है, क्यों ज़रूरी होता है, बॉडी के अंदर लिम्फ कैसे मूव करता है। ये भी डेफिनेटली आप लोगों को बताया गया था, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इसको डिस्कस नहीं किया होगा एक दूसरे के साथ। तो काइंडली आप लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते रहिएगा एक दूसरे के साथ, बिकॉज आफ्टर रीड यू हैव ए टू पीस ऑफ ऑन आर, जिसमें आपके एमसीक्यूज होंगे एज वेल एज एससीक्यूज होंगे। एंड डोंट टेक इट लाइट, टेस्ट विल बी डेफिनेटली डिफ़िकल्ट। बाद में मुझे ये ना कहिएगा कि सर आपने टेस्ट को बड़ा मुश्किल बनाया है। सो ईद की छुट्टियां यूटिलाइज करें, पढ़ें, और टेस्ट अच्छा देना है आप लोगों ने। होप सो वेल, तो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम लिम्फेटिक सिस्टम की। तो डू यू थिंक व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाई द lymph is necessary, and how it moves in the body, in our body? बेटा जितना पढ़ा है उन सब चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके, आफ्टर ईद बेटा, आफ्टर ईद वी हैव प्लान टेस्ट। तो कब होगा वो विल शेयर इंशाल्लाह टुमारो कि आपका प्लान टेस्ट किस डेट को है और कितने बजे है। ओके, लेक्चर एज वेल अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा पीपीटीज आपको ग्रुप में शेयर हो सकती हैं। यू कैन आल्सो डाउनलोड फ्रॉम दैट साइट जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, शालामार की LMS.SIHS.org.pk। इससे भी आप अपनी पीपीटीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इन द लास्ट क्लास हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। अभी थोड़ा बहुत अगेन इसको रिवीजन के पर्पज से हम डिस्कस कर लेते हैं, और देन हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट पे जहाँ हमने ये चीज़ें ड्रॉप की थी, छोटी थी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना आर बाथ इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू विच लीक्स कंसिस्टेंटली ब्लड स्ट्रीम से थ्रू परमिएबल वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपरीज होती हैं, और ये जो ब्लड कैपरीज होती हैं दीज आर परमिएबल। अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो कंपोजिशन होती है वो एट सम एक्सटेंट ब्लड प्लाज्मा के साथ मैच कर रही होती है। कुछ लोग कहती हैं कि सेम कंपोजिशन होती है, कुछ बुक्स कहती हैं कि वेरी करती है, लेकिन कुछ बुक ये भी कहती हैं कि इनके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती। ओके बेटा, ये अपलोडेड हैं लेक्चर जितने भी हैं ना, ये सारे अपलोडेड हैं। ओके, तो आप इस साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आफ्टर द क्लास या आफ्टर द लेक्चर मैं आपको ग्रुप में भी ये शेयर कर दूँगा। ओके,
तो लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात कर रहे थे कि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आप लोगों को ये बता रहा था। कुछ बुक्स ये कहती हैं कि इनकी जो कंपोजिशन है ना वो सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा है। कुछ बुक कहती हैं कि इनकी जो कंपोजिशन है वो सिमिलर नहीं है और इनके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में आ जाती हैं ड्रेन आउट होके, और कुछ बुक कहती हैं कि माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, लाइक स्मॉल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती हैं ये अगेन सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन का हिस्सा बनती हैं, और जनरल सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद ये बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है इसको मेंटेन कर रही होती हैं। अगर हम ऑनकोटिक या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करेंगे तो यू हैव लर्नड अबाउट द ऑनकोटिक प्रेशर एज वेल कि ये क्या करता है कि ये ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, दैट इज नोन एज ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एट द वेनस एंड ये जितना भी फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक आउट हो चुका होता है उसको अगेन ड्रेन करके सुपीरियर और इंफीरियर वेना के का हिस्सा बना देता है। इसलिए बनाता है ताकि जो आपकी नॉर्मल ब्लड सप्लाई है टू हार्ट, ये नॉर्मल सप्लाई जो कि हम कार्डिक आउटपुट और वेनस रिटर्न या स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहे थे उसको नॉर्मलाइज कर रहा होता है, एज वेल एज जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन किया जा रहा होता है। इसके अलावा लैम्फ जो होता है इसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने लैम्फ कहा था। लैम्फ बनता है और ये लैम्फ वेसल्स के अंदर मूव करता है, तो उसके बाद ये लैम्फ नोड तक जाता है। लैम्फ नोड के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि लाइक फिल्ट्रेशन करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ लैम्फ कर रहा होता है, सेल डेब्रीज से क्लियरेंस कर रहा होता है। और उसके बाद हमने लैम्फ ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन वी विल डिटेल डिस्कस टुडे स्पेशली अबाउट द स्प्लीन एज वेल एज थाइमस ग्लैंड। इसके अलावा हमने डिफ्यूज लिम्फाइड टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने टॉन्सल्स और पेयर पैचेस के बारे में डिस्कस किया था, और आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द बोन मैरो। ये चीज़ें हैं, ये आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो काइंडली अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है वो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप एज वेल, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर्स, तो आज हमने थोड़ी सी लैम्फ के बारे में अगेन रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हम फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में या लास्ट स्लाइड्स के ऊपर भी डिस्कस किया था कि इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो टिश्यू ड्रेनेज कर रहा होता है। ओके, अगर हमने स्लाइड्स के ऊपर देखा था तो उसमें हमने ये लिखा था कि रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड। ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं बेसिकली। टिश्यू ड्रेनेज में क्या होता है कि एवरी डे अबाउट 21 लीटर ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द प्लाज्मा, जिसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, या वो मटेरियल जो कि कैपिलरीज से एस्केप आउट होके टिश्यू के अंदर जा रहा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हिस्सा बन रहा होता है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लैम्फ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बेटा बुक से याद कर लें या स्लाइड से कर लें, बात एक ही है। बुक स्लाइड्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर बुक। ये आपकी जो स्लाइड्स हैं ये भी बुक से बनाई गई हैं। ओके, तो अबाउट जो 21 लीटर होता है ये पर डे फिल्टर होता है। 21 से बेटा 24 लीटर बुक मेंशन करती हैं। ये 24 आवर्स के अंदर इसका फिल्ट्रेशन हो रही होती है, और इसमें से जो 3 to 4 लीटर होता है, 3 से जो 4 लीटर है वो लैम्फ का हिस्सा बन जाता है। जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये जाता है तो वहाँ पे ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स पड़ी होती हैं, वो ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स लैम्फ कैपिलरीज कहलाती हैं। तो ये सारा जो फ्लूइड है उन लैम्फ कैपिलरीज के अंदर अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है। ओके, उसके बाद ये जो लैम्फ कैपिलरीज हैं ये लार्ज लैम्फ वेसल्स में कन्वर्ट होती हैं, और ये जो लैम्फ वेसल्स हैं ये स्पेशली पड़ी होती हैं आर्टरीज़ के साथ। तो आर्टरीज़ की जैसे ही पल्सेशन होती है तो इनके अंदर स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट है। तो स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, ये बैक फ्लो को इनहिबिट करवा रहे होती हैं। अब जैसे ही इनकी पल्सेशन हो रही होती है आर्टरीज़ की तो ये लेफ्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है। ओके, वन थिंग। सेकेंड थिंग जो है, जैसे ही स्केलेटल मसल की मूवमेंट होती है, आप चलते फिरते हैं तो जो स्केलेटल मसल्स हैं इनकी मूवमेंट के साथ
जो लैम्प है ये मूव कर रहा होता है। थर्ड थिंग इज दैट क्या ये थ्रू रेस्पिरेटरी पंप मूव कर रहा होता है। अब ये रेस्पिरेटरी पंप क्या है बेसिकली कि जब आप इनहेलेशन और एक्सलेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो तब आपकी चेस्ट कैविटी फॉल और राइज हो रही होती है। जैसे ये फॉल और राइज होती है तो वहाँ पे भी लैम्प वेसल्स पड़ी होती हैं जिनके अंदर लैम्प अकमुलेट हो रहा होता है, तो वो लैम्प आगे मूव करना शुरू कर देता है। और बैक फ्लो इसलिए नहीं होती इनके अंदर क्योंकि इसके अंदर स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट जो कि बैक फ्लो को इनहिबिट कर रहे होते हैं। वेल इसके अलावा अगर हम बात करें केस की अब्जॉर्प्शन की तो मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि फ़ैट ले लेते हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन्स ले लेते हैं तो कुछ लोग ओबीज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि जितने भी आप फैट ले रहे होते हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन्स ले रहे होते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैम्प वेसल्स पड़ी होती हैं। दैट लैम्प वेसल्स आर नोन एज सेंट्रल इलेक्ट्रियल्स। अब वहाँ पे विलाई पड़े होते हैं। बेसिकली विलाई क्या होते हैं कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं इनके साथ क्या होता है बेसिकली कि सेंट्रल लेक्टियल्स पड़े होते हैं या सेंट्रल लेक्टियल्स भी आप कह सकते हैं उनको या लिम्फेटिक वेसल्स भी कह सकते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहे होते हैं बेसिकली कि ये जितनी भी आपने फैट ली होती है या फैट सॉल्युबल विटामिन्स लिए होते हैं या फैट सॉल्युबल मटेरियल्स लिया होता है तो उनको क्या करते हैं ये अब्जॉर्ब करवा लेते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो मेनली ये इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें हमने ये कहा था कि टी और बी लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये थाइमस के अंदर मिच्योर हो रहे होते हैं और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बोन मैरो में मिच्योर हो रहे होते हैं। तो आफ्टर मैच्योरेशन दे विल मूव इनटू द ब्लड सर्कुलेशन और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। वी कैन आल्सो से कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं दैट प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड इफ वी टॉक अबाउट द टी लिम्फोसाइट्स सो वी कैन वेल नोन अबाउट टी लिम्फोसाइट्स के ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, इसके बाद हमने लैम्फ वेसल्स की बात की थी। हमने भी ये कहा था कि जो लैम्प है ये बेसिकली कैसे बन रहा होता है सॉरी ये कैसे बन रहा होता है बेसिकली कि हमने ये भी कहा कि सिमिलर इसकी कंपोजिशन होती है तो प्लाज्मा, लेकिन एक्सेप्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। बट सम बुक सेज के वो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनके माइन्यूट मॉलिक्यूल्स या माइन्यूट अमाउंट्स के अंदर जो स्वीप आउट हो जाती है कैपिलरीज से इनटू द इंटरस्टिशियल सरफेस तो वो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द लैम्प। इसके अलावा इसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं जिस मेनली बैक्टीरियल सेल्स हो सकते हैं, सेल डेब्रीज हो सकती हैं या वो टिश्यू या वो एंडोथीलियम जो कि डैमेज हो रही होती हैं तो एंडोथीलियल जो सेल्स होते हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा लाइव और डेड बैक्टीरिया हो सकती हैं जिनको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी होता है और ये मूव करते हुए lymph नोड तक जाते हैं और lymph नोड उसकी फिल्ट्रेशन और फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। ओके, अगर हम ने लास्ट टाइम जो बात की थी लिम्फेटिक वेसल्स की तो लिम्फेटिक वेसल के बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि इनके अंदर एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है जिसको हमने लिम्फेटिक पंप का नाम दिया था। अब ये ओके, अब आवाज़ बेटा नहीं आएगी। ये बता रहा था कि अगर हम लैम्फ वेसल्स के बारे में बात कर रहे थे तो लैम्फ वेसल्स के बारे में मैंने आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी कि लैम्फ वेसल्स के अंदर इनकी एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है जिसमें एक ये रिदम के साथ कंट्रैक्ट कर रही होती हैं। रिदमिकली इनके अंदर कंट्रैक्शन हो रही होती है। अब इस रिदमिकली कंट्रैक्शन को हमने लिम्फेटिक पंप का नाम भी दिया था कि लिम्फेटिक पंप जिसकी वजह से जो लिम्फ है ये मूव करता है फॉरवर्ड। इसके अंदर इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है जो कि वेसल्स को रिदमिकली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रही होती हैं। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स की जो रिदमिकली एबिलिटी ऑफ कंट्रैक्शन और या रिलैक्सेशन है दैट इज नोन एज लिम्फेटिक पंप। ओके, वेल अब श्योर नहीं आ रहा होगा सो ओके, आप आवाज़ ही आ रही है बेटा? शोर फैन ऑफ है, कुछ भी नहीं चल रहा। ओके, आप आवाज़ सही आ रही है? ओके, ठीक है।
इसके बाद हमें ये कहा था कि जो लेफ्ट वेसल्स होती हैं ये लार्ज होना शुरू हो जाती हैं। बेटा ओके, मैं हैंड से ही कर दे रहा हूँ, अब कंफर्म कीजिएगा। अब आवाज़ नहीं आ रही है? ओके बेटा, लैम्फ वेसल्स के बारे में, ओके गुड वेल, लैम्फ वेसल्स के बारे में मैं ये बता रहा था कि इनके अंदर ना एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है। अब ये जो इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है इनको रिदमिकली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रही होती हैं। तो ये जो रिदमिकली लैम्फ वेसल्स के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है उसको लिम्फेटिक पंप का नाम दिया जाता है। वेल ओके बेटा, ये एम्पलीफाई आई डोंट थिंक सो कि क्यों हो रही है। ओके तो हम बात कर रहे थे लैम्फ वेसल्स के बारे में। तो लैम्फ वेसल्स जो होती हैं ये लार्ज होती जाती हैं, लार्ज होने के बाद ये ज्वाइन करती हैं और दो मेनली लार्ज लैम्फ डक्ट्स बना देती हैं। और वो जो लार्ज लैम्फ डक्ट्स हैं उनके जो नाम है, वन इज नोन एज बेसिक डक्ट एंड अदर इज राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने सबक्लेवियन वेन के अंदर अपना लैम्प को ट्रेन करना होता है और सबक्लेवियन वेन अगेन सुपीरियर वेना केवा का हिस्सा बना देती है और सुपीरियर वेना केवा जो है ये राइट एट्रियम के अंदर ट्रेन कर देता है। जैसे राइट एट्रियम के अंदर ट्रेन होएगा that we can say venous return is maintained, we can say stroke volume is maintained, we can also say cardiac output is maintained, and eventually after that we can say it will also maintain the blood pressure. Okay. इफ वी टॉक अबाउट द थ्रेसिक डक्ट, तो बेटा ये सिस्टर्ना काइली से ये ओरिजिनेट हो रही होती है और क्या करती है कि ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ओपन हो रही होती है बेसिकली। अब इसने जो लेफ्ट को ट्रेन करना होता है ये बोथ लेग से ट्रेन कर रही होती है, पेल्विक और अब्डोमिनल कैविटीज से ट्रेन कर रही होती हैं। इसके अलावा लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स, हेड, नेक एंड लेफ्ट आर्म से ये ट्रेन कर रही होती है। याद रखिएगा ये थोरेसिक डक्ट होती है, ये सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है जो कि 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये ड्रेन कहाँ कहाँ से कर रही होती है बेसिकली, और इसने जो अपनी ड्रेनेज लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन करनी होती है। और इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बोथ लेग्स। अगर हम बात करें सिस्टर्ना, सिस्टर्ना CISTERNA कॉइली, सिस्टर्ना कॉइली से ये ओरिजिनेट हो रही होती है, वहाँ से ये शुरू हो रही होती है। हाँ ओके, तो हम बात कर रहे थे इसकी ड्रेनेज की। ये ट्रेन कहाँ से कर रही होती है बेसिकली, तो ये जो बोथ लेग्स हैं, बोथ लेग्स याद रखिएगा, वहाँ से ट्रेन करती है। पेल्विक और अब्डोमिनल कैविटी से ट्रेन करती है, उसके ऊपर अगर आए थोरैक्स की तरफ तो लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स, हेड और नेक और लेफ्ट आर्म से ये ट्रेन कर रही होती है। ट्रेन करने के बाद ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ट्रेन करती है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन अगेन इसको सुपीरियर वेना केवा के अंदर भेज देती है और सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर ट्रेन हो रहा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें राइट लिम्फेटिक डक्ट की, तो राइट जो लिम्फेटिक डक्ट होती है ये ओनली 1 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। अब ये रूट ऑफ द नेक और ये राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर इसने ट्रेन करना होता है। इसने रिमेनिंग जो राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स था, राइट हाफ ऑफ द हेड और नेक था और राइट आर्म था, वहाँ से ये लेफ्ट को ड्रेन कर रही होती है और ड्रेन करने के बाद ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन का हिस्सा बना देती है। ओके सो अब आवाज़ कुछ बेहतर हुई है? अब आवाज़ आ रही है सही? कैन यू कन्फर्म मी प्लीज? ओके बेटा, हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, वन वाज thoracic duct and other was right lymphatic duct. ओके तो जो thoracic duct है बेटा
बिगिन हो रही होती है सिस्टर्ना काइली से, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसने क्या करना होता है कि बोथ लेग से, abdominal कैविटी से, pelvic कैविटी से, लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स से, लेफ्ट हेड और नेक से और लेफ्ट आर्म से अपना जो lymph है उसको इसने ड्रेन करना होता है। और ड्रेन करने के बाद लेफ्ट lymphatic डक्ट का हिस्सा बना, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन का हिस्सा बना देनी होता है। ओके, तो जो राइट lymphatic डक्ट है ये ओनली 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, रूट ऑफ द नेक के अंदर बड़ी होती है और राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर ओपन हो रही होती है। ओके, तो इसके अलावा इसने जो ड्रेनेज करना होता है रिमेनिंग राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स, राइट हाफ ऑफ द हेड और नेक और राइट आर्म से ड्रेन करने के बाद राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन कर देती है। और अगेन ये सुपीरियर वेना केवा का हिस्सा बनाने के बाद वेनस रिटर्न को मेंटेन करने के बाद एट द एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा रहा होता है। तो इसके बाद हम अगर लैम्फ नोड की बात करें, लैम्फ नोड की, तो ये ओवल शेप होते हैं, ओवल और बीन शेप ऑर्गन्स होते हैं जो कि ऑफन ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं। The lymph drains, the lymph जो ड्रेन हो रहा होता है, नंबर ऑफ मेनली 8 to 10 lymph nodes होते हैं जहाँ से lymph node ड्रेन होता है और उसके बाद ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो lymph nodes हैव और आउटर कैप्सूल ऑफ फिब्रस टिश्यू होता है जो कि इसको इसके अंदर एक पार्टीशन करवा रहा होता है, टिप हो रहा होता है और टिप होने की वजह से उसके अंदर पार्टीशन होना शुरू हो जाती है और उन पार्टीशन को ट्रेबिकुलाई कहा जाता है। अब इसके अंदर भी मेनली क्या होते हैं कि माइक्रोफेजेस होते हैं, lymphocytes होते हैं, ये कंटेन करवा रही होती हैं। इसके अलावा रेटिकुलर सेल्स होते हैं जिन्होंने फेगोसाइटोसिस करनी होती है और lymphocytes और मैक्रोफेजेस ने और डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प आउट करना होता है। वो बैक्टीरिया, वो सेल डेब्रीज जो कि lymph का हिस्सा बनती हैं, lymph का हिस्सा बनने के बाद lymph नोड तक पहुंचती हैं, तो उनकी एक तो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, दूसरा फेगोसाइटोसिस हो रही होती है और तीसरा इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया हैं तो उनकी माइक्रोफेजेस एज वेल एज lymphocytes आर प्रेजेंट इन दैट lymph node, तो उसको वो इनगल्फ कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग इज आल्सो नोन एज फेगोसाइटोसिस। ओके, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ lymph नोड्स होते हैं, लाइक एक्सिलरी lymph नोड्स होते हैं जो कि आर्म से ड्रेन कर रहे होते हैं, सर्वाइकल lymph नोड्स होते हैं जो कि हेड और नेक से ड्रेन कर रहे होते हैं, ये डीप और सुपरफिशियल होते हैं। बेटा आवाज़ का इशू आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई शोर नहीं है, सिग्नल्स अच्छे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ लेकिन उससे भी आपको आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। लैपटॉप अपना मैक यूज़ कर रहा हूँ उससे भी आ रहा है। आपकी नेटवर्क का इशू है उसको काइंडली रिफ्रेश करके देख लो, होप सो के विल बी बेटर। ओके, सर्वाइकल नोड, लेफ्ट नोड्स के बारे में बात कर रहे थे हम कि ये सुपरफिशियल और डीप होती हैं और मेनली हेड और नेक से पास आउट हो के वहाँ से का जो लेफ्ट होता है उसको ट्रेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक्सिलरी लेफ्ट नोड्स होते हैं, ये भी अगेन डीप और सुपरफिशियल होते हैं, एल्बो रीजन से ये लेफ्ट को ट्रेन कर रहे होते हैं। इसी तरह इंग्वाइनल नोड्स होते हैं, तो ये इनकी जो रोशन डिक्सन बुक है वो ये कहती है कि 8 to 10 होती हैं, लेकिन जो बाकी बुक्स हैं लाइक गाइडेंस हैं वो कहती हैं कि मोर देन 100 लेफ्ट नोड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी और इनका जो साइज़ होता है वो वेरी करता है। इवन इनका जो साइज़ होता है वो एक हेड पिन से लेके एलमंड के साइज़ तक इनका साइज़ हो सकता है। ओके, तो अगर हम इनकी फंक्शंस की बात करें तो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस के फिल्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, फेगोसाइटोसिस करवा रहे होते हैं, इसके अलावा प्रोलिफरेशन ऑफ lymphocytes करवा रहे होते हैं, जिसमें आज हम मेनली स्प्लीन के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्प्लीन के बारे में बेसिकली दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि जो स्प्लीन है ये कंटेन क्या कर रहा होता है, रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू और लार्जेस्ट lymph ऑर्गन है।
ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच lymph organ is largest in our body? Your answer will be spleen. Okay. So spleen contains reticular and lymphatic tissue or largest lymph node is present in our body. स्प्लीन होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा एब्डोमिनल कैविटी के अगर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसके अंदर स्प्लीन प्रेजेंट होता है। बेसिकली अगर इसके हम कलर की बात करें तो ये पर्पलिश इन कलर होता है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो जो इसका साइज़ है वो 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है, 7 सेंटीमीटर वाइड होता है और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ओवल इन शेप होता है बेसिकली, और इसके अंदर एक डिप्रेशन होता है जिसको हम हाइलम कहते हैं। अब हाइलम एक ऐसे एरिया होता है जहाँ पे जो इफरेंट lymph वेसल्स हैं वो इंटर हो रही होती हैं, एज वेल एज आर्टरी इंटर हो रही होती हैं, और जो वीन्स हैं और इफरेंट वेसल हैं, इफरेंट फॉर एलिफेंट, एफरेंट फॉर एप्पल। तो जो एफरेंट वेसल्स हैं, lymph वेसल्स हैं, वो 4 से 5 इंटर होती हैं। इसके साथ आर्टरीज इंटर होती हैं, नर्व्स इंटर हो रही होती हैं हाइलम के एरिया के ऊपर, और ओनली वन इफरेंट एलिफेंट वाली इफरेंट आर्टरी, इफरेंट lymph वेसल्स और ब्लड वेसल्स, वेन्स जो हैं वो उसको लीव कर रही होती हैं। इसलिए जो ओके बेटा दोबारा क्या बताना है? हाँ, स्प्लीन की बात कर रहे थे बेटा। रेटिकुलर और lymphatic टिश्यू होता है बेसिकली। अच्छा बेटा राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के फिंडस और स्टोमक के बिटवीन, फंडस स्टोमक और डायफ्राम के बिटवीन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। लेंथ की बात की थी हमने, वेट की बात की थी, वेट की बात की थी, तो इसका जो वेट होता है वो 200 ग्राम होता है। इसकी जो विड्थ होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है, जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी शेप की बात कर रहे थे तो मेनली हमने हाइलम के बारे में डिस्कस किया। मीडियल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, फिब्रोला से कैप्सूल से कवर होता है, और इसके अंदर पार्टीशन बना रहा होता है, जिन पार्टीशन को हमने ट्रेबिकुलाई कहा था। अब इसके अंदर जो मेनली चीज़ें ये कंटेन कर रहा होता है, जिसमें lymphocytes हैं, मैक्रोफेजेस हैं। अब जब ये माइक्रोफेजेस और lymphocytes कंटेन कर रहा होता है तो दैट इज नोन एज स्प्लीनिक पल्प, और ये ट्रेबिकुलाई के बिटवीन लाई कर रहा होता है। ओके। और रेडिश पल्प इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये सफ्यूज विद ब्लड होता है, और वहाँ पे lymphatic टिश्यू पड़ी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लीव्स, स्लीव्स की फॉर्म में जो lymphocytes आर प्रेजेंट, इसलिए इसको वाइट पल्प भी कहा जाता है। तो मेनली इसके अंदर 2 पल्प होते हैं, वन इज रेड पल्प एंड अदर इज वाइट पल्प। इसके अलावा अगर हम इसके बात करें हाइलम की, तो हाइलम वो एरिया होता है जहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी इंटर हो रही होती है, जो कि एक ब्रांच है सीलिएक आर्टरी की। इसके अलावा स्प्लीनिक वेन इंटर हो रही होती है जो कि पोर्टल वेन की ब्रांच है, और lymph vessels जो कि इफरेंट ओनली, इफरेंट फॉर एलिफेंट है। तो इफरेंट जो lymph vessels होती है वो लीव कर रही होती है। इसके अलावा नर्व्स इंटर हो रही होती हैं। ओके, तो बेटा 4 से 5 जो एफरेंट वेसल्स हैं, एफरेंट lymph vessels हैं, वो इंटर होती हैं। ओनली वन इफरेंट lymph vessels विल लीव द lymph node, इसलिए इसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम होते हैं। तो इसके फंक्शंस की बात करें, अगर हम lymph node के फंक्शंस की बात करें तो वो भी इसी तरह के फंक्शंस होते हैं जिस तरह ये स्प्लीन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन lymph node के अंदर जो आरबीसीज हैं उनकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती। एंड स्प्लीन कंटेन्स specialized type of cells, and these specialized types of cells are known as phagocytic reticuloendothelial cell, phagocytic reticuloendothelial cell that contains spleen। स्प्लीन के अंदर these cells are present। तो ये क्या करते हैं कि ये जितने भी फ्रेजाइल सेल आ रहे होते हैं, चाहे वो आरबीसीज हों,
तो ये उनकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं। इसलिए वो पेशेंट्स या वो बच्चे जिनके जो आरबीसीज की शेप चेंज हो चुकी होती है, तो उनके अंदर स्प्लीनेक्टमी करवा दी जाती है, स्प्लीन को ही रिमूव करवा दिया जाता है, ताकि आरबीसीज की वो रिपीटेडली डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। अगर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती रहेगी तो एट द एंड क्या होगा कि जो एचबी का लेवल है वो फॉल कर जाएगा, जो बेबी है वो अनीमिक हो जाएगा और अनीमिया की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए उन बेबीज़ के अंदर स्प्लीनेक्टमी करवा दी जाती है। ओके, तो और ये क्या करता है कि इस फेगोसाइटोसिस करने के बाद जो ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, जो आरबीसीज होती हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देता है और उसको बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो रहा होता है, आयरन में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसके बाद ये लिवर के अंदर भेजता है थ्रू स्प्लीनिक और पोर्टल वेन। ओके, तो दूसरा जो काम होता है इसका मेनली, ओके, दूसरा जो काम होता है इसका, ये स्टोरेज ऑफ ब्लड करता है। बेटा ये जो स्प्लीन है ये राउंड अबाउट 350 ml ब्लड कंटेन कर रहा होता है। अब जैसे ही बॉडी के अंदर कोई हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होती है, हाइपोवोलेमिया लाइक डिहाइड्रेशन हो गई है, एक्सेसिव नोज़िया, वॉमिटिंग हो गया है, डाइसेंट्री हो गई है, डायरिया हो गया है, जीआई ब्लीड हो गई है, या कोई भी सर्जरी हुई है उस वजह से ब्लीड हो गया है, कोई भी ट्रॉमा हुआ है उस वजह से ब्लीड हो गया है, तो जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ये अपना ब्लड ऐसी कंडीशन के अंदर ड्रेन कर देता है। और ये कंटेन कितना करता है, अराउंड अबाउट 350 ml ऑफ ब्लड। ओके, इसके अलावा जो इसका तीसरा फंक्शन है वो विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल के ये टी और बी लिम्फोसाइट्स कंटेन कर रहा होता है। जैसे कोई एंटीजन आता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन these T and B lymphocytes are activated। तो जो T lymphocytes होते हैं ये प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और जो B lymphocytes होते हैं दैट प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जब स्प्लीन के अंदर lymphocytes प्रोलिफरेशन नहीं कर सकते, ये इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो दैट विल कॉज स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली, इसका जो स्प्लीन का जो साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, अब बस डेट हो गई होगी। सो तो चौथा जो काम ये कर रहे होते हैं कि एरिथ्रोपोएसिस करवाता है। एरिथ्रोपोएसिस में क्या होता है कि स्प्लीन और लीवर और इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर फीटल ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो जब बेबी फीटस में होता है या फीटल लाइफ होती है तो तब ये स्प्लीन एज वेल एज लीवर ये एरिथ्रोपोएसिस का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, आरबीसीज की प्रोडक्शन भी करवा रहे होते हैं। तो दैट वाज अबाउट द स्प्लीन। इसके अलावा हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है दैट इज प्रेजेंट दैट इज लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ मीडियस्टेनम बिहाइंड द स्टर्नम, और ये रूट ऑफ नेक तक एक्सटेंड हो सकता है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका जो वेट होता है 10 to 15 ग्राम बर्थ के ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही अडल्ट लाइफ में बंदा जाता है तो इसका जो वेट है ये 30 to 40 ग्राम तक पहुंच जाता है। और अगेन जब बंदे की एज मिडल एज से निकल जाता है, ओल्ड एज की तरफ जा रहा होता है, तो तब इसका जो वेट होता है अगेन 10 to 15 ग्राम हो जाता है। अगर हम थाइमस की बात करें तो इसके अंदर दो लोब्स होती हैं जो कि जॉइंट कर रही होती हैं थ्रू एरोलर टिश्यू, और इन जो लोब्स होती हैं इनके ऊपर एक फिब्रस कैप्सूल होता है जो कि इनको लोब्स को डिवाइड कर रहा होता है, और इसके अंदर इरेगुलर ब्रांचिंग फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल सेल एज वेल एज lymphocytes आर प्रेजेंट। इसके अलावा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो टी लिम्फोसाइट्स को इसने मिच्योर करना होता है, टी थाइमस एंड टी लिम्फोसाइट्स ये इसको मिच्योर करता है। बेटा अडल्ट के अंदर इसका 30 to 40 ग्राम ऑफ वेट होता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये हार्मोन सिक्रेट करता है दैट हार्मोन इज नोन एज थाइमोसिन।
अब थाइमोसिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ WBCs। WBCs की प्रोडक्शन के लिए थाइमोसिन ज़रूरी होता है एंड दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड। ओके, तो और ये जो दो तीन चीज़ें हैं इनके बारे में हमने आज डिस्कस करना है, स्प्लीन और थाइमस के बारे में। इसके अलावा मिकोजा के मार्ट के बारे में डिस्कस करना है। मार्ट स्टैंड्स फॉर मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। अगर हम बॉडी की बात करें, और द बॉडी अगर हम बात करें तो लिम्फाइड टिश्यूज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अनलाइक अब ये जो लिम्फाइड टिश्यूज हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जेनिटोजेनिक ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और और सिस्टम्स आपकी बॉडी में डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एक्सपोज आउट हो रहे होते हैं। मेनली जो मार्ट के बारे में हमने आज डिस्कस करना है उनमें टॉन्सल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पेयर पैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो टॉन्सल्स हैं बेसिकली ये माउथ और थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही कोई एंटीजन हम swallow कर रहे होते हैं या इनहेल कर रहे होते हैं तो उसकी ये डिस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं। और जो पेयर पैचेस हैं उनको हम एग्रीगेटेड लिम्फाइड फॉलिकल्स भी कहते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि एक तो सेंट्रल लैक्टियल्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं कि वो फैट या फैट सॉल्युबल विटामिन जो आपने लिए हैं उनकी ये वहाँ से अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। इसके अलावा वो एंटीजन जो आपने swallow किया था जो कि थाइमस ग्लैंड से अच्छा सॉरी वो एंटीजन जो कि टॉन्सल्स में उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था लेकिन आपने swallow कर दिया। swallow करने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देती है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मूविंग टूवर्ड्स लेक्चर्स। तो अब लेक्चर्स की तरफ आ जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। लैम्फ और लैम्फ के बारे में हमने डिस्कस किया है, लैम्फेटिक डक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, फ्लो ऑफ लैम्फ के बारे में अगेन थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि ये जो फ्लो ऑफ लैम्फ है ये कैसे हो रही होती है। ओके, तो फ्लो ऑफ लैम्फ के बारे में ये है fluid pressure in the lymphatic system is very low as in the veins। डेफिनेटली अगर हम फ्लूइड प्रेशर की बात करें कि lymph के अंदर और veins के अंदर तो we can say कि veins के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और lymph के अंदर कम होता है। इसके अलावा वेसल्स कंट्रैक्ट रिदमिकली, जिसमें हमने ये कहा है कि इनके अंदर इंट्रिंसिक होती है और ये इंट्रिंसिक क्या करवा रही होती है? इनको रिदमिकली कंट्रैक्शन करवा रही होती है। इसलिए ये वन वे फ्लो को मेंटेन किया जा रहा होता है। इसके अलावा बॉडी की मूवमेंट के साथ आर्टरी की पल्सेशन के साथ नेफ मूव कर रहा होता है। और many vessels are wrapped in the connective tissue with arteries। The pulsation of arteries also helps move lymph along। Definitely
जब आर्टरीज मूव करेंगी या आर्टरीज के अंदर पल्सेशन होगी तो ये अगेन आर्टरीज की पल्सेशन के साथ जो लैम्फ है ये मूव करना शुरू कर देता है। तो अगर हम एट द एंड लैम्फ की मोशन और प्रेशर ग्रेडियंट को देखें तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर हाई प्रेशर होता है, इसलिए वो फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भेजते हैं। ओके, बेटा हम बात कर रहे थे फ्लो ऑफ लैम्फ की। जो फ्लो ऑफ लैम्फ है मेनली, अगर हम प्रेशर की बात करें तो जो लेफ्ट वेसल्स हैं उसके अंदर प्रेशर कम होता है और जो वेन्स हैं उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, एक चीज़। दूसरा हमने ये कहा है कि जो लेफ्ट वेसल्स होती हैं उनके अंदर इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है जो कि रिदमिकली कंट्रैक्शन करवा रही होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। अब ये जो रिदमिकली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है दैट इज़ नोन एज लिम्फेटिक पंप। और जो आर्टरीज होती हैं इनके अंदर बैक फ्लो को इनहिबिट करने के लिए या वन वे फ्लो को मेंटेन करने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं और वो वॉल्व्स बैक फ्लो को इनहिबिट कर रही होती हैं। इसके अलावा मेन जो वेसल्स होती हैं वो आर्टरीज के ऊपर ओवरलैप उन्होंने किया होता है। जैसे ही उनकी पल्सेशन हो रही होती है उनके अंदर रिदमिकली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है तो ये जो लैम्फ है ये आगे मूव करना शुरू कर देता है। तो अगर हम इसको देखें तो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर हाई प्रेशर होता है। ये प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जैसे ही ब्लड जाता है या फ्लूइड जाता है तो वो ड्रेन वहाँ पे कम होना शुरू हो जाता है। देन लेफ्ट कैपिलरीज के अंदर जाता है, देन लेफ्ट वेन्स के अंदर अकमुलेट होता है, उसके बाद लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर अकमुलेट होता है और एट द एंड जो लार्ज वेन्स पड़ी होती हैं उनके अंदर ये ड्रेन होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये जाएगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे इसका प्रेशर कम होता जाता है। इसकी अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो फ्लूइड जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं बनता है एट द एंड ऑफ द वेनस एंड, तो उसको हमने लेफ्ट कहा है। ये लेफ्ट कैपिलरीज के अंदर जाता है, देन एफरेंट लेफ्ट वेसल्स के अंदर मूव करता है। ओके, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद लेम्फ नोड में जाएगा, देन इफरेंट लेम्फ वेसल्स के अंदर जाएगा, देन लेम्फेटिक डक्ट्स के अंदर जाएगा जो कि राइट और लेम्फेटिक डक्ट है और थोरेसिक डक्ट है। उसके बाद ये सब क्लेवियन वेन राइट और लेफ्ट के अंदर ट्रेन करेगा और एट द एंड सुपीरियर और वेना केवा का हिस्सा बनेगा, राइट एट्रियम के अंदर जाएगा और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाएगा। ओके, तो enjoy 10 to 15 minutes of day and then we will continue.
ओके, हम लास्ट ईयर डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज अबाउट लिम्फेटिक सर्कुलेशन, जिसमें हमने ये कहा था कि फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से lymph बनता है, देन lymph कैपिलरीज जो कि ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स पड़ी होती हैं उनमें जाता है, देन एफरेंट lymph वेसल्स के अंदर, देन lymph नोड्स के अंदर, देन इफरेंट वेसल्स के अंदर, देन lymphatic ट्रंक के अंदर, और lymphatic डक्ट्स राइट lymphatic duct एज वेल एज thoracic duct लेफ्ट साइड से, देन सबक्लेवियन वेन राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन होएगा, देन अगेन ये सुपीरियर वेना केवा का हिस्सा बनेगा, सुपीरियर वेना केवा सिस्टेमिक सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए अगेन ब्लड का हिस्सा बना देगा, अगेन फिर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती हैं। दूसरी जो चीज़ है, इसमें हमने लेफ्ट नोड के बारे में डिस्कस किया था कि आल्सो थर्ड लैंड्स इनको कहा जाता है, ओवल शेप होते हैं, वेरियन साइज होते हैं, पिन से लेके हेलमेट के साइज तक इनका साइज होता है, मोर देन 100 लैंप नोड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इनके डिफरेंट फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। मेजर एसेसरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जिनमें हमने मेनली स्प्लीन जो कि लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है इन आवर बॉडी, नो बेटा अभी ये कंटिन्यू कर लेते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज इंशाल्लाह। ओके, थाइमस के बारे में हमने डिस्कस किया करेंगे, टॉन्सल्स, पेयर पैचेस और अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिसाइटिस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्प्लीन, ओके, तो स्प्लीन बेसिकली क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन है, लोकेटेड बिलो द डायफ्राम इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन प्रेजेंट होता है, और इसमें इंटरलेसिंग फाइबर्स होते हैं जो कि रेड पल्प होता है पैक विद आरबीसी, और वाइट पल्प होता है कवर्ड विद lymphocytes, monocytes and microglials. Okay. इसके अलावा सेवरल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द lymph node, मेनली इनके अंदर क्या है, मेनली जो फंक्शंस है उनमें डिफेंस मैकेनिज्म है, हेल्प एंड डिफेंस, इसके अलावा ब्लड की स्क्रीनिंग कर रहा होता है, इसके अलावा पैथोजन या बैक्टीरिया को रिमूव कर रहा होता है, hemopoiesis, monocyte and lymphocytes are made here before birth, RBCs are also made here in the spleen, erythrocytes and platelets destruction also occurs in the spleen, or spleen is also known as erythrocyte graveyard या iron cleavage from the RBCs. ओके, ब्लड रिजर्वायर एबल, इसका जो फंक्शन है कि ओके बेटा आप पीपीटी से मेरी पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर्स, कल वाले लेक्चर्स में अगर कल लेक्चर हुआ आपकी लीव्स कंफर्म ना हुई तो उसमें भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। इसके अलावा ये ब्लड रिजर्वायर के तौर पे काम कर रहा होता है, ब्लड रिजर्वायर के तौर पे, क्योंकि ये 350 ml ब्लड कंटेन कर रहा होता है, और ये कब डोनेट अपना ब्लड करेगा, जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होती है, बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो सकता है, लाइक डाइसेंट्री हो सकती है, लाइक जीआई ब्लीड हो सकती है, तो ये उन कंडीशन के अंदर जो इसके अंदर आर्टरीज पड़ी हैं उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन होती है, कंस्ट्रिक्शन होने के रिजल्ट में ये अपना ब्लड डोनेट कर देता है, और ये स्प्लिट करता है 200 ml ब्लड इन लेस देन 1 मिनट, और 1 मिनट से पहले पहले ये अपना 200 ब्लड डोनेट कर देता है। ओके, इसके अलावा अगर हम थाइमस की बात करते हैं तो थाइमस बेसिकली क्या होता है,
अनपेयर्ड ऑर्गन होता है mediastinum और नेक रीजन के अंदर पड़ा होता है, और इसका मेनली जो काम होता है, हाँ ओके, सुबह छुट्टी है तो बस इसको थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। अगर कोई क्वारी होगी तो यू कैन आस्क मी। वी विल डिस्कस आल्सो इन व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर 8 PM टुडे इंशाल्लाह, और मैं आपको ये पीपीटी फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, थाइमस के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगल अनपेयर्ड ऑर्गन होता है, प्रेजेंट इन द मीडियस्टेनम और नेक रीजन में होता है, प्लेज ए रोल इन द इनिशियल सेटअप ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम और सोर्स ऑफ lymphocytes बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले ये क्या करता है कि इससे lymphocytes ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा which circulate to the spleen, lymph nodes and vessels soon after birth. It secretes a hormone that causes lymphocytes to develop into the plasma cell that is known as thymosin. थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा होता है जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है। Primary function is in the early life. Once this job is done, it degrades, seems to complete its essential job by the end of the childhood. लार्जेस्ट व्हेन यंग, और इसका जो साइज होता है ये वेरी करता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो 10 to 15 ग्राम होता है। अगर अडल्ट लाइफ की बात करें तो इसका 30 to 40 ग्राम इसका वेट हो जाता है। और अगेन जब ओल्ड एज में बंदा चला जाता है तो इसका वेट, तो उसका जो वेट है ये 10 to 15 ग्राम रह जाता है। Thymosin and thrombopoietin, which causes T lymphocytes to become immunocompetent. Lack B cell, नो follicles होती हैं। एट्रोफीज विद द एज, इसके अंदर होना शुरू हो जाती हैं। एट्रोफीज का मतलब है कि इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। स्टॉप ग्रोथ बाई एडोलिसेंस और डीजेनरेट्स टू ओल्ड एज, जिस तरह 10 to 15 ग्राम इसका वेट था। इसके अलावा अगर हम माल्ट की बात कर रहे थे, मकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू जिसमें टॉन्सिल्स हैं, पेयर पैचेस हैं, अपेंडिक्स है, स्मॉल ब्रोंकियल फॉलिकल्स हैं, तो माल्ट्स आर पोजीशन टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। माल्ट्स का मेनली जो काम होता है इसमें बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना होता है। दैट रीच द मिकोजल मेम्ब्रेन फ्रॉम द आउटसाइड। कोई भी मिकोजल बैरियर के ऊपर ब्रेक हो रही होती है तो माल्ट ने उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। डिवेल्प्स मेमोरी lymphocytes फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, और उसके बाद वहाँ पे मेमोरी सेल्स या मेमोरी lymphocytes डेवलप हो जाती हैं जो कि अगेन कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी पैथोजन आता है तो ये इम्यूनिटी को ट्रिगर कर देते हैं, इम्यूनिटी बना देते हैं। अगर हम टॉन्सिल्स की बात करें तो डायग्राम है, डायग्राम में देखिएगा फेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स होती हैं, लिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, तो ये इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इंटेस्टिनल टॉन्सिल्स भी होते हैं। टॉन्सिल्स जो होते हैं ये मासेस ऑफ lymphoid टिश्यू होते हैं embedded in the mucous membrane of the pharynx, covered by epithelial with the deep pits, जिनको crypts कहा जाता है। Crypts often contain food debris, a bacteria, dead WBCs etc. और 3 main sets of tonsils होते हैं। One is pharyngeal tonsil, जिनको adenoids भी कहा जाता है। On the walls of the pharynx behind the nasal cavity ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी टाइप्स होती हैं उनको पैलेटाइन टॉन्सिल कहा जाता है। At the post margin of oral cavity, largest and most often infected, जिनके अंदर टॉन्सिलाइटिस यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से डेवलप हो रहा होता है। और एट द एंड एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। अगर एंटीबायोटिक से ट्रीट ना हो तो देन सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, दैट इज नोन एज टॉन्सिलेक्टमी। इसके बाद लंगल टॉन्सिल्स होते हैं, रूट ऑफ द टंग पे ईच साइड प्रेजेंट होते हैं, नॉट इनकैप्सुलेटेड होती हैं, और ब्लाइंड पोचेज होते हैं जिनको कैप्टस कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया इनके अंदर इंटर होता है तो ये पाउच बना देते हैं, पाउच बनाने के बाद उसको इनगल्फिंग करना शुरू कर देते हैं और उसकी फिलिंग करना शुरू कर देते हैं और इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पेयर पैचेस की, तो बेसिकली स्मॉल मास ऑफ lymphatic टिश्यू होता है found throughout इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम का जितना भी रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वहाँ पे ये lymphatic टिश्यू आर प्रेजेंट है।
रफली एग शेप्ड होते हैं, lymphatic tissue nodules होते हैं that are similar to lymphoid lymph nodes in the structures, analyze and response to pathogen microbes in the ileum। वो microbes, वो पैथोजन जो इलियम के अंदर आएगा तो उनको ये रिस्पॉन्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इम्यूनिटी ट्रिगर करते हैं और उसके बाद उसकी किलिंग करना शुरू कर देते हैं, ये फेगोसाइटोसिस कॉज कर देते हैं। ओके, इसके बाद है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेसिकली क्या होती है कि लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स इज अ क्लोज टू द जंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन की बात करें तो वहाँ पे ब्लाइंड एडेड पाउच पड़ा होता है, और वो जो ब्लाइंड एडेड पाउच है दैट इज नोन एज अपेंडिक्स। बहुत सी रिसर्चेज हुई थी जिसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन सम रिसर्चेज सेज के ये lymphoid टिश्यू होता है दैट कंटेन्स lymphocytes, और जो भी बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर रहा होता है तो ये जैसे ही उस जंक्शंस के अंदर जाता है तो ये उसको किल कर देती हैं। अगर जब ये किल नहीं कर सकते तो ये अपनी इन्फ्लेमेशन पास करवा देते हैं, जैसे ही इनकी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो अपेंडिसाइटिस अगेन एंटीबायोटिक से ट्रीट भी हो सकता है, लेकिन जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है टू रिमूव द अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडेक्टोमी। अपेंडिसाइटिस को रिमूव करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर इज नोन एज अपेंडेक्टोमी। Most researchers agree that it has a minor role in the immune function. Stored good bacteria or blockage of the appendix can lead to appendicitis, a type of inflammation that is painful and potentially deadly if it releases dangerous bacteria into the abdominal cavity। इसलिए इसका सर्जिकल प्रोसीजर अपेंडेक्टमी करवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर ये ब्लास्ट आउट हो जाए तो इससे क्या होगा कि डेंजरस बैक्टीरिया abdominal कैविटी के अंदर जाएंगे और वो सेप्टिसीमिया काज कर सकते हैं, सेप्सिस काज कर सकते हैं, और treated by surgical removal of appendix that is known as appendectomy। इसके बारे में अगर हम इनकी थोड़ी सी क्रिएशंस की बात कर लें तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू एज वेल। कि मेनली हम अडीमा की बात करते हैं तो अगर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ब्लाइंड ट्यूब्स पड़ी हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, lymph नोड्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो वो lymph जो 3 to 4 लीटर पर डे या पर 24 आवर्स मूव कर रहा होता है वो वहाँ पे अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकमुलेट होएगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, एडीमा बनना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है दैट इज़ नोन एज एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस में ये होता है कि जो उसका लेग होता है लुक लाइक एलिफेंट। इसके अलावा मेटास्टेटिक कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। मेटास्टेसिस इज व्हेन द कैंसर सेल्स ब्रेक फ्री ऑफ ओरिजिनल ट्यूमर एंड ट्रैवल टू अदर साइट्स इन द बॉडी। इसके अलावा lymph nodes आर कॉमन साइट्स ऑफ मेटास्टेटिक कैंसर डेफिनेटली। इसलिए सबसे पहले अगर कैंसर को डायग्नोज करना होता है जो कि मेटास्टेटिक इन नेचर होती है तो lymph node की बायोप्सी करवा दी जाती है। Since lymphatic cavities are so permeable, cancer cells can easily enter and travel in the lymph or tend to lodge in the first node they enters and enlarge and destroy the node, जिसको lymphoma कहा जाता है। Once the lymphoma is established, cell travels from there to the other nodes। इसके अलावा हाजकल्स और नॉन हाजकल्स डिजीज होती हैं अगर इनकी डिजीज की बात करें, और आई थिंक दैट वाज एनफ। वी विल आल्सो डिस्कस इन द सेकंड ईयर अबाउट द हाजकल एंड नॉन हाजकल डिजीज। ये लैम्फोमास बेसिकली होते हैं लैम्फ सिस्टम की, लिम्फेटिक सिस्टम की डिजीज होती हैं। तीसरा एलिफेंटियासिस होता है। Okay, see you inshallah in next lectures. Okay, bye-bye.